चलिए बच्चों, जो है आज जो है क्लास 9 का आपको जो है आगे बताया जाएगा मैथ में। तो कल हमने बताया था आप लोग को कि अंडर रूट में अगर पॉइंट में हो तो कैसे उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अंडर रूट में अगर पॉइंट में हो तो उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सिखाया था कल आपको जो है हमने। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और उसको आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे कि जो है हमको जो है और उत्साह मिले कि हाँ और अच्छा से अच्छे वीडियो बनाएं। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक, और फॉरवर्ड भी करिए कि आपको अच्छा लगे तो किसी और को भी मिले कि हाँ पढ़ाया गया है क्लास 9 का इतना, तो इसको हम भी देखें। ठीक है, तो कल हमने बताया था, ध्यान दीजिए कि अंडर रूट 9.3 का जो है अंडर रूट 9.3 का जो है रिप्रेजेंटेशन, तो इसको मैंने कैसे किया आज आपने देखा कल। ठीक है, और देखते हैं इसमें आगे और प्रश्न लेते हैं। कल मैंने आपको जो है कुछ घर के लिए भी दिया था कि आप प्रैक्टिस करिएगा इसको। चलिए देखते हैं कि अगर अंडर रूट में 5.2 हो तो क्या करेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जो है आगे करेंगे हम लोग। अंडर रूट में 5.2 हो तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था अगर सेंटीमीटर में है तो अंडर रूट 5.2 सेंटीमीटर में है तो एक स्केल लें, इंचेस जिसे बोलते हैं आप लोग। ठीक है, स्केल लें, 5.2 है ना अंडर रूट में, तो 5.2 उसमें जो है डिस्टेंस ले, स्केल से मापे। 5.2 डिस्टेंस माप लिए, मान लेते हैं पॉइंट ए मापा आपने, ये क्या मापा आपने, पॉइंट बी। ये जो है आपकी पूरी डिस्टेंस जो हुई ए से बी तक की 5.2 सेंटीमीटर की हुई। कितनी हुई, 5.2 सेंटीमीटर की हुई। तो मैंने बताया था कि 5.2 हमारा है, तो इस इतना डिस्टेंस तो हम लेंगे, इसके बाद 1 सेंटीमीटर और ज्यादा ले लेंगे। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ज्यादा ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा, 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक हुआ 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर हुआ हमारा। तो ये टोटल डिस्टेंस जो हो गया यहां से लेके ए से लेके सी तक, कहां से, ए से लेकर सी तक जो हो गया 5.2 और 1 कितना हो गया मेरा, 6.2 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस। 6.2 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें हम, ठीक, अब मैंने बोला था कि जो 6.2 सेंटीमीटर है टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, एक वृत्त का व्यास मानेंगे, डायमीटर मानेंगे 6.2। जब व्यास मानेंगे टोटल डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक के, तो हम इसको व्यास को क्या काम करेंगे हम लोग, व्यास जब पता चल गया तो हम वृत्त की त्रिज्या r निकाल लें। क्या निकाल लें, त्रिज्या r निकाल लें। तो r बराबर आपको पता है कि व्यास बटा में 2 होता है, व्यास बटा में 2 होता है। तो 6.2 अपॉन 2 अगर काटेंगे तो कितना आया, 2 से काटेंगे 2 3 6.1, यानी त्रिज्या जो आ गई 3.1 सेंटीमीटर आ गई, 3.1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ गई, 3.1 सेंटीमीटर। तो अब मैंने बताया था कि त्रिज्या जो मेरी आ गई 3.1 सेंटीमीटर। अब क्या काम करेंगे कि इस ए से जो है सेंटर पता करेंगे इस लाइन पे, और 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त खींचेंगे। 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अब क्या करें, क्या काम करेंगे, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारी आ गई। अगर हमको त्रिज्या लेना है तो प्रकार त्रिज्या से हमें केंद्र ज्ञात करना है, वृत्त का केंद्र कहाँ होगा इस लाइन पे। क्या करेंगे कि एक प्रकार में 3.1 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे प्रकार में, और इस ए को सेंटर मान के काटेंगे इस तरीके से। तो प्रकार इस तरीके से कहीं काटेगा तो जहां काटेगा वही हमारा वृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, ये त्रिज्या 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो ए को जो है, ए से जो है 3.1 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेके काटे थे, हमारा जो आया ये वृत्त का केंद्र, इसको मान लेते हैं ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं यहां से। ठीक है, तो अब इस O से जो है अब हमको वृत्त खींचना है, अर्धवृत्त खींचना है। क्या खींचना है जी, अर्धवृत्त खींचना है। तो अर्धवृत्त खींचेंगे तो उस अर्धवृत्त में प्रकार की त्रिज्या कितना मानेंगे, अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना मानेंगे, 3.1। तो प्रकार में जो ये 3.1 सेंटीमीटर दूरी लिए है उसी पे जो है इसको सेंटर मान के एक अर्धवृत्त खींचे, इस तरीके से खिंचाएगा।
अर्धवृत्त खिंचा गया इस तरीके से। तो अर्धवृत्त खिंचा गया, इसको सेंटर मान के दूरी कितना लिए थे, 3.1 सेंटीमीटर लिए थे। तो अब एक अर्धवृत्त खिंचा गया, तो अब क्या हो, अब आगे क्या करना है, जो ये पॉइंट बी है मेरा, इस पे जो है एक परपेंडिकुलर एक लंब बनाना है। क्या बनाना है जी, लंब बनाना है। तो हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट से अगर हमको लंब खींचना है, जैसे कि मान लेते हैं इस पॉइंट से लंब खींचना है, तो हम कैसे लंब खींचेंगे, क्या करेंगे कि इस पॉइंट को जो है सेंटर मानेंगे और एक आर्क घुमाएंगे प्रकार की सहायता से, ऐसे कि घुमाया। फिर एक बार यहाँ काटा था, तो यहाँ पे है प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल से कट करेंगे, और जितना डिस्टेंस लेके इधर से कट करेंगे उतना ही डिस्टेंस लेके इधर से भी कट करेंगे। समझ में आया होगा। इसके बाद प्रकार में यहाँ भी दूरी लेंगे, यहाँ एक बार कट करेंगे और एक बार यहाँ कट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरीके से अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे, तो जो हमारा ये बनेगा, ये हमेशा जो है परपेंडिकुलर ही बनेगा, 90 अंश का कोण ही बनेगा। तो आपको जो है कल मैंने सिखाया था इस तरीके से। चलिए आज आगे चलते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे इस तरीके से, इसको सेंटर मान के खींचा मैंने, फिर एक प्रकार में दूरी ली, इसको सेंटर मान के यहाँ कट किया, इसको सेंटर मान के यहाँ कट किया, फिर इसको सेंटर मान के जो है अगर कहीं होगा, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के इस तरीके से, इसको सेंटर मान के इस तरीके से, इन दोनों को मिला देंगे हम। क्या कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो जो मेरा ये मिला है, मान लेते हैं पॉइंट डी मिला। क्या मिला, पॉइंट डी। एक कोण कितना हो गया, 90 अंश का हो गया। अब पॉइंट डी को जो है ओ से मिलाएंगे, पॉइंट डी को जो है ओ से मिलाएंगे। तो अब देखिए त्रिभुज बन गया, एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज बन गया ये, तो आपका ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज बना है, समकोण, क्योंकि इसमें जो है कोण 90 अंश है। तो ये देखिए एक अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त की परिधि होगी और ये अर्धवृत्त का केंद्र है। तो परिधि और केंद्र से मिलाती है जो रेखा, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या हमको पता है 3.1 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा हमको पता होगी त्रिभुज की 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी तो त्रिज्या होगी ओ से लेके यहाँ सी तक, ओ से लेके सी तक, क्योंकि ये भी परिधि का एक बिंदु है या एक केंद्र है। तो ये भी टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ओ से लेके सी तक जो टोटल दूरी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 3.1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर हमारा जो है ए है, 1 सेंटीमीटर बी से सी तक है, यानी टोटल दूरी आपकी आ गई 3.1 सेंटीमीटर ओ से सी तक। और हमको निकालना है ओ से बी तक की दूरी निकालना है, और बी से सी तक की दूरी आपको पता है, तो 1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आएगा, 2.1 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि ओ से बी तक की दूरी जो आ गई 2.1 सेंटीमीटर आ गई, 2.1 सेंटीमीटर आ गई। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम यही दूरी निकाल लें बी और डी वाला, तो हम पाएंगे क्या, चलिए देखते हैं। तो बी डी क्या है, अगर समकोण त्रिभुज के नजरिए से देखा जाए तो ये लंब है, नीचे क्या है 2.1 क्या है, आधार है, आए क्या है जी, कर्ण है, ये क्या है जी, कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कितना है 3.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंब कितना है जी 2. लंब हमको निकालना है, लंब क्या करना है जी, हमको निकालना है, तो लंब को रहने दें ऐसे। आधार कितना है यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर। देखिए इधर एक प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 3.1 इसका स्क्वायर माइनस 2.1 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। चलिए मैंने कल बताया था आपको, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा वर्गांतर का फार्मूला, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ए आइडेंटिटी पढ़ा होगा सॉल्यूशन का, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो उसी फार्मूले से इसको करते हैं। तो 3.1 प्लस 2.1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3.1 माइनस 2.1 बराबर लंब का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 5 5.2 हो जाएगा, 3 2 5 1.5.2, यहाँ 3.1 में से 2.1 घटाएंगे तो 1 बचेगा बराबर लंब का स्क्वायर। यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर, यहाँ ध्यान दें
कितना आया हमारा 5.2, यानी इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी लंब और बराबर क्या हो जाएगा, इधर वर्ग है इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी करनी में 5.2, यानी कि जो ये लंब है त्रिभुज का यही क्या आया, करनी में 5.2 आया, √5.2 तो ध्यान दीजिए इसी का हमको वैल्यू पता करना था, इसी का डिस्टेंस पता करना था, यानी कि जो ये डिस्टेंस हमारी आई BD यही जो है डिस्टेंस 5.2 है। तो इसको मुझे अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या काम करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। आप सभी डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिए हैं तो नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ 0 मान लिए, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। अब क्या काम करेंगे, इधर माइनस में आ जाएगा कि इस डिस्टेंस को प्रकार में मापेंगे, यहां से यहां तक इस डिस्टेंस को प्रकार में मापेंगे और 0 को सेंटर मान के और उसको काट देंगे। क्या कर देंगे जी, उसको काट देंगे। इस डिस्टेंस को प्रकार में मापेंगे और 0 को सेंटर मान के क्या करेंगे जी, इसको काट देंगे। 0 को सेंटर मानेंगे तो कहीं इधर ही आएगा, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से काटेगा, यानी कि √5.2 जो आएगा ये 2 के बाद कहीं आएगा। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कर रहा है। जो है अब हमेशा काम करेंगे, हमको हमेशा इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस क्या काम करें कि हम जो है इतना सब करें, इतना फिगर बनाएं, जो भी एक डिस्टेंस लंब वाली आएगी हमेशा जो यहाँ हमको अंडर में फाइंड करना होगा वही आएगी, हमेशा क्या आएगी जी, वही आएगी। तो हमेशा इतने करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। इतना हम बनाएंगे तो बनाने के बाद लिख देंगे कि BD इक्वल टू जो है √5.2, तब भी हमारा क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। चलिए इतना देखिए, इसके बाद इसको समझिए, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। इतना तो हमने सीख लिया, अंडर रूट में जो है 2 √3 √5 हो या अंडर रूट में पॉइंट में हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कुछ और चर्चाएं करते हैं। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो है अंडर रूट में माइनस हो, तो मान लेते हैं अंडर रूट -2 हो, अंडर रूट -2 तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर रूट -2 हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट -2 होगा तो जो हमको वैल्यू फाइंड करना हो हमेशा हम बोले कि हाइपोटेनियस कर्ण ही मानेंगे। क्या मानेंगे उसको, कर्ण ही मानेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि यह वैल्यू जो है 1 हो या भी 1 हो, माइनस में हो, किसमें हो, माइनस और चाहे प्लस किसी में भी हो। क्या यह अंडर रूट में अगर हमारा ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण जो आएगा क्या अंडर रूट में माइनस में आएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो आपको पता है लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अगर माइनस भी लेते हैं प्लस लेंगे तो प्लस आएगा, माइनस लेके चलते हैं हम लोग, प्लस माइनस ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर जो आएगा कर्ण का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अगर कर्ण निकालना है तो यहाँ वर्ग है इधर, तो इधर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वर्गमूल आ जाएगा। यानी कि अंडर रूट में हमेशा अगर माइनस भी लेते हैं कोई संख्या तो अंडर रूट में क्या आ रहा है जी, प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। देखिए अंडर रूट में अगर हम माइनस में भी ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि नहीं, यानी अंडर रूट 2। तो यानी कि जो हमारी अंडर रूट में अब माइनस लेने की है, माइनस लेने की बात है, बस हमारी कल्पना है, कि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है कि अंडर रूट में माइनस आएगा कोई वैल्यू। ठीक है, तो जो ये हमारी ऐसी संख्याएं आती हैं कि जो अंडर रूट में माइनस आने लगती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा। जो नंबर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं जी, 2 टाइप्स के। जो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, तो उसमें नंबर जो होते हैं अगर इस तरीके से बांटे तो 2 टाइप्स के होंगे।
एक हो जाएगा वास्तविक संख्या जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, रियल नंबर बोलते हैं। एक क्या होता है जी, वास्तविक संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं जी, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और दूसरा हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अगर परिभाषा जानना चाहें तो परिभाषा दोनों का आसान सा है। जब जितना भी आज अभी तक हमने नंबर पढ़ा है सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया है। तो जितने भी नंबर को जो है संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी नंबर जो है संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके वास्तविक संख्या कहलाएंगे। यानी कि अगर इसको कह सकते हैं नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट on number line ना, on number line is called real number। यानी कहने का मतलब ये भी है हिंदी में, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यानी जो भी संख्या हमें अभी तक पढ़े हैं, जो भी संख्या पढ़े हैं सभी को नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किए हैं, तो वे सारी संख्याएं आपकी जो है वास्तविक संख्या थी। यानी जिन संख्याओं को जो है हम संख्या रेखा पे निरूपित कर पाएंगे वे संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी, और जिनको जो है निरूपित नहीं कर पाएंगे वे संख्याएं जो है काल्पनिक संख्या होंगी। तो हमको काल्पनिक संख्या के बारे में अभी आगे चर्चा करने के लिए मिलेगा, यानी अगली कक्षाओं में चर्चा करने के लिए मिलेगा। तो वास्तविक संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो आपको रटी रटाई चीज नहीं बोलनी है कि किताब में जो लिखा है वही चीज हम बोले, अपना दिमाग भी यूज करिए, ठीक है, अपने से भी सोचिए, व्यवहारिक रूप में सोचिए, ठीक है। तो वे संख्याएं जो नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे हम दर्शा पाएंगे सभी वास्तविक संख्या है। सभी क्या है जी, सभी वास्तविक संख्या है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ जरूर, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दोनों को हमने संख्या रेखा पे निरूपित किया। तो जो है तो परिमेय भी और अपरिमेय भी दोनों ही क्या है जी, वास्तविक संख्याएं हैं। दोनों ही क्या है जी, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए इतना तो था हमने नंबर लाइन पे, अब आगे धीरे से बढ़ते हैं। नंबर लाइन पे सीखा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, अगर कहीं कमी नजर आ रही है तो कमेंट में बताइए कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब दशमलव संख्या, दशमलव संख्या के बारे में, किसके बारे में चलते हैं, दशमलव संख्या के बारे में। तो दशमलव संख्या जो है आप देखते होंगे तीन प्रकार से मिलती होंगी आपको। तीन प्रकार से कैसे? एक तो जैसे कि इस तरीके से पूरा पूरा कट जाता होगा, इस तरीके से पूरा पूरा जो है कोई भी दशमलव होता पूरा पूरा कट जाता होगा, ठीक है। और दूसरे टाइप्स का आता होगा कि एक निश्चित टर्म में जो है वो संख्याएं बार बार इस तरीके से, जैसे 0.32 32 32 32 32 इसी तरीके से आती रहेंगी। या इसी का एक एग्जांपल और ले लें, जैसे कि आप पढ़े होंगे 0.3333 इस तरीके से आती रहेंगी। एक ऐसी होंगी कि जो ना पूरा कटेंगी और नहीं इस तरीके से जो है उनका एक निश्चित क्रम आएगा, नहीं उनका एक क्या आएगा, निश्चित क्रम आएगा। यानी जैसे आप कह सकते हैं 0.1002557, ठीक है, 0983 इस तरीके से आती रहेंगी। देखिए कहीं भी एक रिपीटेड क्रम नहीं मिला है, रिपीटेड क्रम नहीं मिला। तो जो पहली वाली दशमलव संख्या है इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग
स्पेलिंग भी मत जाइएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। हिंदी में अगर जानना चाहें तो इसको कहते हैं शांत संख्या या शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं, शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेट है, पूरा पूरा कट गया, शांत दशमलव कहेंगे हिंदी में इसको। और इस जो नंबर है ये ना पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, नहीं पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, तो इसको जो है इंग्लिश बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन देखिए इसमें एक क्रम है, निश्चित क्रम है, एक के बाद एक संख्याएं दोहरा रही है, रिपीट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या बट रिपीटिंग नंबर। यानी अशांत दशमलव तो है लेकिन क्या है जी, ये रिपीट कर रही है। क्या कर रही है? रिकरिंग कर रही है। रिकरिंग में रिपीट करना, आवर्त करना, या हिंदी में इसको कहेंगे अशांत दशमलव लेकिन आवर्तीय दशमलव। अशांत हिंदी में कहेंगे अशांत दशमलव लेकिन आवर्ती दशमलव, आवर्ती देखिए अशांत तो है, पूरा पूरा तो नहीं कर रहा है लेकिन आवर्त हो रहा है, एक निश्चित क्रम में। क्या है जी इसका? एक निश्चित क्रम में संख्याएं रिपीट कर रही है, दोहरा रही है। तीन संख्याओं को कभी कभी जो है निश्चित क्रम में रिपीट कर रही है, इसमें 0.333 रिपीट कर रहा है तो 0.333 के ऊपर जो है हम बार लगा रहे हैं। 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा रहे हैं। बार का मतलब है कि 0.3 है, बार बार आएगा। क्या आएगा जी? 0.3 है, क्या आएगा? बार बार आएगा। अब इसमें 2 3 जो है देखिए हमको दिखाई दे रहा है कि 2 3 और 2 3 यानी कि 3 और 2 3 2 3 2 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी इसको जो है लिख सकते हैं बार के रूप में 0.32 बार, 0.32 बार। ये बार इधर से आएगा कि ये संख्या बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। आए जो संख्या कहलाएंगी ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं ये शांत है, शांत तो है नहीं, यानी अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, और नहीं अशांत दशमलव भी है और आवर्ती दशमलव भी नहीं है, तो इसको कहेंगे अशांत। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग नंबर या डेसिमल। यानी कि ना शांत है और नहीं आवर्ती है, नहीं शांत है नहीं आवर्ती है। तो जो ये दशमलव है इसको जो है हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। और जो ये दशमलव है जैसे आवर्ती है, इसको जो है भिन्न के रूप में जो है दोनों को हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं, भिन्न के रूप में बना सकते हैं। समझ में आया होगा आपको? तो भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं जी? बना सकते हैं। तो चलिए जो हमको करना है एक्सरसाइज में इसमें, जो ये आवर्ती है रिकरिंग वाला जो है इसको जो है फ्रैक्शन के रूप में जो है लिखना है। तो थोड़ा सा देखिए, इसके बाद आगे बताते हैं आपको, थोड़ा सा इसमें समझिए, दिमाग लगाइए, इसके बाद जो है आपको जो है इसको समझाने की कोशिश करते हैं आगे। चलिए अब इसी को समझते हैं। जैसे कि 0.3 बार दे दिया हो, इसको जो है आपको भिन्न में बदलना हो, इसको क्या करना हो? भिन्न में बदलना हो, फ्रैक्शन में बनाना हो, तो क्या करेंगे? चलिए तो आप क्या काम करेंगे, मानेंगे कि माना x बराबर, माना x बराबर, बार हटाएंगे तो बार हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.3333, इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखा हमने तो x बराबर जो है 0.3333 ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि कोई दशमलव संख्या है ऐसे, अगर उसमें हम 10 से गुणा करें, 10 से क्या करें? गुणा करें। अगर गुणा करेंगे तो दशमलव जो है हमारा दाहिने साइड, अगर 10 से गुणा करेंगे दशमलव एक अंक जो है दाहिने साइड चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। अगर इसी में अगर कोई संख्या है इस तरीके से,
उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 100 से गुणा कर रहा है, जो दशमलव है 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक जो है राइट साइड चला जाएगा, यानी 6 8 के बाद जो लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा? ठीक है, 1000 से गुणा कर रहे हैं तो जो दशमलव है 3 अंक क्या चला जाएगा जी? राइट साइड में चला जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर आप देखिए इसमें हमारा यहाँ पॉइंट 333 है, तो आप क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर चलिए इसमें देखिए, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव जो है हम बताएंगे 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दाहिने साइड चला जाएगा, यानी 3.33333। तो यहाँ आप टेंशन मत हुइएगा कि सर जो है यहाँ से दशमलव एक अंक किए, फिर यहाँ पे 4 तो 3 ला दिए, यहाँ 3 3 करके। आपको पता होना चाहिए कि अगर अनंत में से कुछ हम ले लें तो वो अनंत ही तो बचेगा। जैसे बोल दें कि हमारे पास अनंत सारे रुपए हैं, बहुत सारे रुपए हैं, अनंत है, अगर उसमें से 10 रुपए निकाले तो कितने रुपए बचेगा आपका? अनंत ही बचेगा ना। अनंत रुपए है, उसमें से आप 10 रुपए निकाले तो अनंत ही बचेगा ना। तो इसमें जो है इसीलिए, ठीक है, तो अनंत में से कुछ भी निकालेंगे तो अनंत ही बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक चीज और सीखते हैं कि अगर 5.2 है, 5.2 है तो इसको 5 + 0.2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में दशमलव 2 लिखेंगे, हम जोड़ेंगे 5 में दशमलव 2 जोड़ेंगे, 5 में दशमलव 2 जोड़ेंगे, 5.0 कर लेते हैं, तो हमारा यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आएगा जी? यही आएगा 5.2। यानी इस तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं, जो 10x है इसको 3 + 0.3333 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 0.333 लिख सकते हैं। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इतना जो आया हमारा इधर, इसको क्या माने हैं? x माने है कि नहीं माने? जो 0.3333 है इसको क्या माने हैं? x माने हैं, यानी कि 10x + 3, 10x बराबर 3 प्लस, इसके जगह पे हम x लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं जी? x लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए हम यहाँ जो x माने वही चीज आ गया, यहाँ पे आ गया ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10x बराबर 3 + x है, तो इधर x प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 10x में से 1x घटाया तो क्या बचा? 9x बराबर 3, 9 इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? भाग में हो जाएगा। काटे तो क्या आया? x बराबर 1/3, x बराबर 1/3। तो जो x बराबर 1/3 आया, इसी को माने है, यानी कि जो है इसको जो है हम 1/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या किए हैं? जो नंबर था उसको जो है पहले x माने हैं, फिर दोनों पक्षों में 10 से गुणा किए हैं, इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे फाइंड किए हैं, एक अंक पे दशमलव इधर आ गया, राइट साइड में चला गया। ठीक है, अभी जो है राइट साइड में चला गया, तो अब इसको जो है 3.33 को हम 3 + 0.333 लिख सकते हैं, और 10x बराबर जो है 3 + x जो है लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है यहाँ माने है x। ठीक, अब यहाँ x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इस तरीके से मैंने 1/3 फाइंड कर लिया। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ हम 10 से ही क्यों गुणा किए हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर बार जो है एक अंक पे हो, किसी एक अंक पे हो, तो उसमें जो है 10 से गुणा करेंगे। अगर कहीं भी बार जो है 2 अंक पे हो, जैसे 5 और 2 हो, इस तरीके से दशमलव के बाद बार 2 अंक पे हो, तो उसमें जो है जब भी मानेंगे गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो किससे करेंगे? 100 से। अगर 3 अंक पे है, तो अगर बार 3 अंक पे है तो उसमें किससे गुणा करेंगे? 1000 से। किससे? 1000 यानी 1000 से। तो यही है, कुछ कठिन नहीं है कि अगर बार 1 अंक पे है तो 10 से 2 अंक पे है, तो 100 से 3 अंक पे है तो 3 अंक पे है तो 1000 से। इसको देखिए, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन लेते हैं आपके किताब से, एनसीईआरटी किताब से एक उदाहरण में। ठीक है, इसको समझिएगा।
मिटाएं इसको। चलिए लेते हैं क्वेश्चन, आप ही किताब का है, 1.27 पे बार दिया है, 27 पे बार दिया है। देखिए यहाँ घबराने की बात नहीं, 1.27 है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.27 बार लिख सकते हैं, 0.27 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप ही के किताब का उदाहरण है एनसीईआरटी के, ठीक है। तो अब हमारा 1 तो हमारा कंप्लीट है, इसको जो है फ्रैक्शन बदलने की जरूरत है नहीं। अब क्या काम करेंगे कि जो 0.27 है इसको उठाएंगे और इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसमें फिर लास्ट में जो आएगा फ्रैक्शन उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा टोटल का वैल्यू आ जाएगा। तो 27 बार है, 27 बार है दो संख्याओं पे, तो क्या करेंगे जी, माना अब करेंगे x बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 27.27 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, माना x बराबर 0.27 इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, देखिए मैंने बताया था कि अगर दो संख्याओं में बार हो तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो अब लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 100 से गुणा करेंगे तो इधर जो हो जाएगा 100x हो जाएगा, और इधर जो है 0.2 अंक क्या चला जाएगा जी, राइट साइड में चला जाएगा, यानी इतना हो जाएगा 27.27 और 27 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से लिखें तो 100x बराबर 27 प्लस 0.27 और 27 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इसको प्लस में लिख सकते हैं, मैंने बताया पीछे समझाया है। अब देखिए ध्यान से कि इसकी वैल्यू क्या माने हैं आप, x माने हैं, माने कि नहीं माने। तो यहाँ पे जो है 100x बराबर 27, अब प्लस जो है इसको x लिख सकते हैं, x इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 100x माइनस x बराबर 27, ठीक है। अब यहाँ 99 x आया, 99x बराबर 27, x बराबर क्या हो जाएगा 27/99, और 3 से काटें, 3 से काटें, 3 9 27 और 3 फिर से 3 से कट सकता है। अगर इसको काटें 3/11 आया, कितना आया 3/11 आया, ठीक है। x बराबर 3/11, x का वैल्यू किसका आया 3/11, हमको टोटल इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें जो है 1 क्या कर देंगे जी, प्लस कर देंगे 3/11 में, तो हमारा टोटल का वैल्यू आ जाएगा। तो 11 प्लस 3/11, 11 3 हो जाएगा 14, 14/11 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा जी आंसर। कुछ कठिन नहीं है, इस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए इसको फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं एक और, इसके बाद जो है एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हैं आपका, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, मिटाएं इसको। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या कमी है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो अगले वीडियो में जो है आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो में उसको बता दिया जाएगा कि हाँ तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं आपके, आप ही के किताब का एनसीईआरटी के, उसमें एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, लिखा है 0.235, 2 और 3 पे 3 और 5 पे बार है, 3 और 5 पे बार है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे। अब देखिए बार इस पे लगाया, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्रश्न कुछ ऐसा है 0.23535
35 ऐसे किताब में लिखा है, 353535 ऐसे किताब में लिखा है। तो जो संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है बार उसी पे होगा। तो आप देख रहे हैं बार यही संख्या रिपीट कर रही है बार बार, यानी क्या जी बार इसी पे होगा। यानी कि आप ध्यान से देखें तो 0.235 है, तो 35 यानी दो संख्याओं पे बार लगाया है, दो संख्याओं पे बार लगाया है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे माना x बराबर लिख सकते हैं 0.23535 ऐसे। कोई डाउट तो होगा नहीं। अब दो संख्याओं पे बार लगाया है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे जी? दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 100x और इधर 0.2 अंक आगे चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 23 दशमलव, यहाँ आ जाएगा 23.5353 ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखिए इतना तो हमारा आ गया, लेकिन जो हमारा इस दशमलव के इस साइड है, देखिए हमारा जो x मान है वो रिपीट नहीं कर रहा है। x जो मान है रिपीट नहीं कर रहा है। दशमलव की साइड x क्या मान है? 2 3 5 3 5 3 5 3 5 है ना। तो अब हमको क्या करना होगा? 2 3 5 लाने के लिए अब करना क्या होगा कि यहाँ पे इस रूप में जो है ऐड करने के रूप में हमको लिखना होगा, और 23.3 प्लस लिखेंगे यहाँ पे। 23 तो पूरा निकल गया, पॉइंट में इधर जो है 3 निकाल लिया, तो यहाँ पॉइंट में 5 की जगह क्या बचा? 2 बचा। फिर 3 5 3 5 3 5 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नहीं देखिए ध्यान से, अगर 23.3 में अगर 2.235 को जोड़े तो वही आएगा हमारा 5 इधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 और 2 5 3 2, यानी यही चीज आया कि नहीं? 23.535535535 आता रहेगा इसी तरीके से। तो हमने क्या किया, ये 23 है, यहाँ से जो है हमको इस रूप में लाने के लिए, ऐसा मैंने क्यों किया? इस रूप में लाने के लिए यहाँ 5 से जो है यहाँ 2 लाना था, तो 5 से 3 निकाल लिया, 5 से 3 निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। उसके बाद सेम रिपीट सब करता रहेगा, 353535 क्या हो जाएगी? रिपीट करता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल को मैंने क्या माना है? इधर यक्स माना है। 100 यक्स बराबर 23.3, और यहाँ क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? इसके जगह पे यक्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे यक्स माना है। यक्स इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर 99 बचा, 99 x बराबर 23.3, इधर 99 गुणा उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 23.3 बटा में 99। पॉइंट हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 0.1 अंक दाहिने जाएगा, इधर 233 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा? 990 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा जी? 990 हो जाएगा। ठीक है, 233 बटा में 990, यही आपका क्या है जी? आंसर। यही आपका क्या है जी? आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आज यहीं तक बताते हैं। एक्सरसाइज जो है अब कल सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेंगे, फिर 1.2 1.3 1.4 इस तरीके से आगे आपको जो है समझाया जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज लिया जाएगा और आपका सारा करवाया जाएगा। ठीक है, यही समझिए, आज यहीं तक बस रहने देते हैं। वीडियो को जो है अगर अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, और जो है फॉरवर्ड भी करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्योंकि जो है उनको भी पता चले कि हाँ चल रहा है क्लास जो है। ठीक है, क्लास 9 का आज जो अभी जो है क्लास 9 का जो है मैथ बनाया जा रहा है। ठीक है, अब जो है मंडे से जो है क्लास 9 का जो है साइंस भी आपका बना के भेजा जाएगा। ठीक है, और जो है क्लास 9 का इंग्लिश भी बनाया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि लगभग क्लास 9 का सारा सब्जेक्ट जो है आपको बना के जो है इस लॉकडाउन में जो है चल रहा है घर पे पढ़ने के लिए सारा सब्जेक्ट बना के भेज दिया जाए। क्लास 9 का भी चल रहा है, क्लास 10 का भी कोई है तो क्लास 10 का भी वीडियो बन रहा है। ठीक है, फिर मंडे से क्लास 11 12 का भी बनाया जाएगा, 11 12 का भी बनाया जाएगा। अगर आपके छोटे भाई हैं क्लास 8 7 और 6 में तो उनके लिए भी एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड का जो है वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सभी यूट्यूब चैनल पे शेयर किया जाएगा, तो यूट्यूब चैनल को शेयर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे आप,
तो आपको जो है वीडियो उस पर डाला जाएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो डाली गई है, तो आप तुरंत देख सकते हैं। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।